जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमिक में, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था आपका चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तक। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ तक। पहले मैंने कल बता दिया था कि जो आपका चैप्टर है वो ये जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड आपका कैपेसिटेंस, वो आपके दो भागों में रहेगा। पहला भाग आपका वन शॉट के दो भागों में रहेगा। पहला हम लोग कल अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा दूसरा पार्ट है। जिन्होंने कल का लेक्चर देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो इसके बाद देख सकते हैं, या फिर आप एक काम करना, ये वाला देखने के बाद वाला देख लेना, फिर इसे दोबारा रिपीट करना। क्या होगा, जब आप एक से ज़्यादा बार लेक्चर देखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बस जाता है। ठीक है, जो एक चीज़ें एक बार में मान लो छूट गई कहीं डिस्ट्रैक्शन से, और दूसरी बार में पकड़ में आ जाती हैं। ठीक है, और साथ में नोट्स बनाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पढ़ा तो एनसीईआरटी से रहे हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से घर में फिर पढ़ना है। एक बार यहाँ लेक्चर देख के अपने मन से एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, तो जो डाउट होंगे वो डाउट भी नहीं रहेंगे। और एक आप काम कर सकते हो, ये लेक्चर देखने से पहले एनसीईआरटी पढ़ के भी आ सकते हो, तो यहाँ आपके डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, और जो जो नए आए बच्चे वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इससे आप हमारे आगे जो नोटिफिकेशन आएंगे उसको देखते रहोगे। अगर बेल आइकन को दबा दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे, और लाइक करना अगर ये लेक्चर अच्छा लगे, शेयर भी साथ में। चलो तो देखते हैं आज क्या है। आज है आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या होते हो, पोलराइजेशन ना, ये हमें पढ़ना है। तो चलो देखो, जो इसमें लिखा उसी हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनको इस तरह एज अ इंसुलेटर माना जाता है। वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके आसपास से बिजली पास नहीं होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर्स दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप मान सकते हो ना, जो चार्ज को इधर से उधर ले जाएंगे। रिकॉल फ्रॉम सेक्शन 2.9 व्हाट हैपेंड व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या हुआ था आप सब जानते हो, अगर कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं तो वो कोई ना कोई अपना हरकत तो करता ही है। ठीक है, अब ये जो है द फ्री चार्ज कैरियर मूव्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है, अगर आपने उसमें कंडक्टर को रखा तो क्या क्या हुआ था आप जानते हो, कुछ डिफ्लेक्शन वगैरह चीजें हुई। द फ्री चार्ज कैरीज मूव्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे। देखो, जो अंदर उसके चार्ज कैरियर होंगे वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आएगी वो हमेशा जो इंड्यूस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी चार्जेस वजह से, वो हमेशा उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। यही नेचर होता है ना, ये आप याद रखना। नेचर हमने बता दिया। देखो जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे जा रही है। देखो ना, अब क्या हुआ, अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरफ वो पॉजिटिव खींचेगा, एक तरफ निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगी, पॉजिटिव से दे और निगेटिव की तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे बनेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अभी जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो पैदा हुई है वो उसका विरोध करेगी जिसकी वजह से पैदा हुई है। ठीक है, तो इसको एक ऐसे आप याद रखते हो कि फादर अपोजेस सन अपोजेस फादर वाला ये ट्रिक होती है, वो हिसाब से होगा ना। बहुत जगह क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मार देगी, तो जो बड़े बड़े फिजिक्स के टीचर होंगे या फिर प्रोफेसर हो ऐसे समझाते हैं कि सन किल्स फादर। ठीक है, तो जी मतलब जिनकी वजह से वो बना है उसी को वो अपना खत्म कर देगा। ये चीज होती है ना, ये लेंस लॉ में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि अभी ये वाला वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया। चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये कब तक होगा, दिस हैपन्स अंटिल इन द स्टैटिक सिचुएशन द टू फील्ड कैंसल ईच अदर एंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द कंडक्टर इज जीरो। ये तब तक होगा जब तक जो आपकी है दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगी और नेट जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इन अ डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। It turns out that the external field induced dipole moment by stretching और reorientating molecules। अब ये डाइपोल कैसे क्रिएट कर देती है भाई, रीओरिएंटेट करती है, जो चार्ज इधर उधर बिखरे हो तो उनको एक लाइन में लाती है। निगेटिव एक तरफ जाएगी, पॉजिटिव एक तरफ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, निगेटिव उसकी डायरेक्शन के अपोज में जाते हैं। ठीक है, द कलेक्टिव इफेक्ट, अब यहाँ क्या लिखा है, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच प्रोड्यूसेस अ फील्ड that opposes a field that produce a field that oppose the external field। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो आप तो समझिए, आप वही जो डाइपोल बनता है वही एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है
जो आपका क्या करती है, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है, जो बाहर की फील्ड है, ठीक है, ये सबको याद रखना है। अनलाइक इन कंडक्टर्स, तो कुछ में लिखा था कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज नेट चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक विच प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अपोजिट द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी बन सकता है भाई, अपोजिट चार्ज की वजह से फील्ड बन सकती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। अनलाइक इन अ कंडक्टर हाउएवर द अपोजिंग फील्ड इज सो इंड्यूस डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड, इट ओनली रिड्यूसेस इट। जो आप इसमें बता रहे, जो मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी बनेगी, वो उसको क्या कहते हैं, देखो उसको वो पूरी तरीके से क्या नहीं करेगी, अच्छे समझना, पूरी तरीके से उसको वो खत्म नहीं करेगी, लेकिन हाँ कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कैसा डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट वी नीड टू लुक एट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल में आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी अभी हम दिखाएंगे, पहले ये चीज़ पढ़ लीजिए। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में पोलर और नॉन पोलर, इन अ पोलर मॉलिक्यूल, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कोइंसाइड। सेंटर जो होता है दोनों का कोइंसाइड होता है अगर नॉन पोलर है, ठीक है, मतलब पोलैरिटी नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव वाला कोई सीन नहीं है। द मॉलिक्यूल देन हैज़ नो परमानेंट और इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, तो उनका कोई परमानेंट और इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलर है, पोलैरिटी बनेगी नहीं इनमें। एग्जाम्पल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल विच बिकॉज ऑफ दियर सिमेट्री हैव नो डाइपोल मोमेंट, इनके बाद उनकी सिमेट्री की वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, अब कुछ अदर हैंड देख लो। ऑन द अदर हैंड अ पोलर मॉलिक्यूल इज वन ऑफ विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आर सेपरेटेड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, तब भी उनका सेपरेटेड हो। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे HCl हो गया आपका ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड आइकॉनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl, एक आयनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2 आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। आपको ये मत समझना कि हम लोग कैसे एकदम से केमिस्ट्री में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बेसिक तो मॉलिक्यूल्स का तो चाहे फिजिक्स हो या वो हो, उसमें तो होता ही है, तो वो बेसिक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये एक्सटर्नल फील्ड वाली चीज़। तो अब यही ना एक्सटर्नल फील्ड के बारे में पढ़ना है। इन एन एक्सटर्नल फील्ड द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, है ना, आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तुम आपके निगेटिव पॉजिटिव होंगे, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि वो रिपेल करते हैं, है ना। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है देखो, the displacement stops when the external force on the constituent charge of the molecule is balanced by the restoring force due to internal field in the molecule। ये जब तक डिस्प्लेसमेंट स्टॉप नहीं होगी, जब तक क्या एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑन द कंस्टिट्यूएंट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड, अंदर वाली फोर्स को बैलेंस करते, ठीक है। जब तक ये फिगर में वहाँ यहाँ पर यही चीज़ बनी हुई है ना, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। The non-polar molecule thus developed an induced dipole moment. The dielectric is said to be polarized by the external field. We consider only the simple situation when the induced dipole moment is in the direction of field and is proportional to the field strength, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है आपका substance for which this assumption is true is called a linear isotropic dielectric, ठीक है। जिनके लिए ट्रू है उनको हम लोग लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। The induced, एक मिनट, the induced dipole moment of different molecules add up giving a net dipole moment of a dielectric in the presence of external field। तो जो induced dipole moment है of a different molecule, उनको add up करेंगे और net dipole moment of electric dielectric आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो एक्सटर्नल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक में इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ना, डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो डेवलप्ड अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, बट फॉर अ डिफरेंट रीजन इन द अब्सेंस बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। इसमें क्या कहें, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विद पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो डेवलप अ डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक पोल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। वो तो आप लोग समझ ही रहे हो। The different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation, so the total dipole moment is zero। total dipole moment कितना हो जाएगा इसका, आपका जीरो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है when an external field is applied the individual dipole moments tend to align with the field when summed over all the molecules there is then a net dipole moment in the direction of the external field, that is the dielectric polarized।
द एक्सटेंट ऑफ द पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर्स, ठीक है। द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द डायपोल विद इन द फील्ड एंड थर्मल एनर्जी टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट, ठीक, ये चीज़ें हैं आपकी। अब इसके आगे देखें, यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है P इक्वल टू आपका, इसमें क्या था, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय P। वो आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट एस जी ना, इसको आप झाई भी कह सकते हो, झाई ई, ठीक है। वेयर झाई जो एक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मतलब एज वो वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, ये आपका एक्सी जो इज अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड इज नोन फॉर इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है। ये अगर कोई पूछे क्या होता है तो इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी होती है, और ये आपको डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर मिलेगी ना। डाइलेक्ट्रिक्स एक तरह के इंसुलेटर्स होते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है। अब इसके आगे हमें देखना है, अब ये सीधा ये देखते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। पहले तो कैपेसिटर या डिवाइस होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। कंडेंसर आप लोगों ने सुना होगा ना, उससे हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। कैपेसिटर का यूज सुनने से पहले आप एक चीज देखो, एक कभी क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि मान लो पंखा जो है ना, या आपका फैन वगैरह है, या फिर जो आपका वो टेबल फैन होता है ना, जो खराटे वाले इनको कहते हैं, फराटे वाले फैन ना, तो इनको आप जैसे स्विच ऑन करते हो बहुत तेज से चलने लगते हैं, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं। तो भाई अंदर मोटर लगी होगी तो इनको कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये होता क्या कि एकदम से आपने स्विच ऑन किया और ये एकदम से चलने लगे, 5 सेकंड में पूरा चलने लगते हैं ना अपनी फुल स्पीड में। तो ये होता कैसे, ये तो तभी होगा जब इनको हाई पावर मिली होगी, हाई इलेक्ट्रिक पावर तब मिली होगी जब हाई चार्ज होगा। अब हाई चार्ज तुरंत कैसे होता, तो हाई चार्ज तुरंत ऐसे होता है, पंखा जो है उसके पास तो नहीं है, फैन के पास तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कंडेंसर लगा होता है जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कैपेसिटर कहते हैं। तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज को कंडेंस करके रखता है, इसलिए उसको कंडेंसर भी कहते हैं। और इतना चार्ज हो जाता है वो कि वो झटके से आपको पूरी बिजली या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकता है, बस आपको इतना याद रखना ना। अब हम लोग देखते हैं, अब देखो इसमें कैसे फिजिक्स में जो कैपेसिटर है उसकी मेन मीनिंग क्या है वो आप देखना, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर जो होता है वो जो सिस्टम होता है 2 कंडक्टर्स का, सेपरेट किया जाता है बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। द कंडक्टर हैव चार्जेस, जो 2 कंडक्टर होते हैं उनके चार्ज है उसके Q1 और Q2 होंगे, एंड पोटेंशियल उनका V1 एंड V2 होता है, ठीक है। यूजुअली है ना, जो नॉर्मली क्या होता है इन प्रैक्टिस द 2 कंडक्टर हैव चार्ज Q एंड माइनस Q, एक का प्लस चार्ज होगा एक का माइनस का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग V1 माइनस V2 से निकाल लेते हैं उनके बिटवीन देम। वी सेल consider only this kind of charge consideration of the capacitor, even a single conductor can be used as a capacitor by assuming the other is infinity। लेकिन इसमें देखो, अब देखो आप बहुत जगह आप देखते हो कि पंखे में एक ही कंडेंसर लगा होता है ना, तो एक को हम एक कैसे यूज करते हैं उसका ये होता है कि एक को मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट सब जानते ही होगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, द कंडक्टर्स मे बी चार्ज बाई कनेक्टिंग देम टू द 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी। Q is called the charge of the capacitor, though this in fact is the charge of one of the conductor minus the total charge of the capacitor is 0, ठीक है। Q जो होता है वो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर होता है, दो इन फैक्ट इज द चार्ज ऑफ वन ऑफ द कंडक्टर। टोटल चार्ज जैसे होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 0, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर 0, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर के बीचों में ना। द डैच इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी डबल, ठीक है। दिस फॉलो द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द फील्ड एंड द चार्ज इम्प्लाइड बाई कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ से मिलता हुआ है कि चार्ज जितना होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। मान लो कंडक्टर 1 और 2 है कैपेसिटर में, तो 2 से 1 में आने में एक चार्ज को जितना समय लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई, वर्क लगेगा। तो वर्क बाई जितना चार्ज होगा कर दोगे तो आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगेंस्ट द फील्ड काम होगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंटली V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q एंड द रेशियो जो होता है वो V का वो होता है आपका Q बाई V, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। Q बाई V जो होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। जो आपका देखो क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द फील्ड C कंस्टिट्यूएंटली जो V है आल्सो प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। V जो है आल्सो प्रोपोर्शनल होगा टू Q, उनका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, Q और V जो होंगे उनका कांस्टेंट होंगे वो मामला, ठीक है। Q बाई V जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है इस चीज को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, और इसका होता है द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
जैसे भाई साहब रेसिस्टेंस होता है रसिस्टर का रेसिस्टेंस, वैसे कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर से लगता नहीं कि हाँ कैपेसिटी कितनी है ना, ये कैपेसिटी वर्ड से बना हुआ है, कितना चार्ज तुम अपने अंदर रख सकते हो वो तुम्हारी कैपेसिटी होगी ना। तो अगर यही बात हम करें ना कैपेसिटेंस यानी कि इलेक्ट्रिक के उसमें, तो ये हमारा कैपेसिटर जो होता है कितना चार्ज रख पाएगा वही चीज़ को दर्शाता है। अब लिखा हुआ C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। अब यहाँ पर लग रहा है कि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ना ऐसा नहीं है। एज स्टेड अबव द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द, कैपेसिटेंस केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन मतलब क्या हुआ भाई, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या डिस्टेंस है, शेप साइज सेपरेशन। देखो लिखा है शेप साइज और सेपरेशन, याद रखना 3S है, शेप साइज एंड सेपरेशन, शेप साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर। As we shall see later, it also depends on the nature of the insulator dielectric separating the two conductors. The SI unit of the capacitance is 1 farad. 1 coulomb, 1 farad यानी किसकी यूनिट क्या होती है, आप लोग समझ ही गए हो, कुलॉम्ब और नीचे वोल्ट था तो 1 coulomb पर वोल्ट, ठीक है, 1 फराड होती है। अब कैपेसिटर याद रखना, यूनिट क्या होती है 1 फराड, यूनिट क्या होती है 1 फराड। अ कैपेसिटर विद फिक्स कैपेसिटेंस इज सिंपली नोन एज, ऐसे इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, वाइल द वन विद वेरिएबल कैपेसिटेंस इज नोन एज, है ना। अगर वेरिएबल है तो उसको ऐसे दिखाएंगे वेरिएबल वैल्यूज में ना, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गई ना अच्छे से। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी इसको याद रखना है ना, अभी देखो इसका काम आएगा। लिखा है इक्वेशन 2.38 यानी कि जो ऊपर था C = Q upon V, दैट शोज दैट फॉर लार्ज C V स्मॉल फॉर अ गिवन Q। अगर हमको लार्ज C चाहिए तो भाई V को स्मॉल करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है V के। दिस मीन्स अ कैपेसिटर विद अ लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज Q एट रिलेटिवली स्मॉल V। अगर चार्ज वो लार्ज रख सकता है तो उसको जो वो है वोल्ट उसका वो कम होगा ना। दिस इज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, दिस इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये बताना कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या इससे बता रहे हैं ना। हाई पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड around the conductors. A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerate the charge, so produce two optically charged plates. अगर ज़्यादा हाई फाई होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या अपोजिटली चार्ज प्लेट जो है उनको बना देगा हाई पावर की, ठीक है। देयर बाई न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट से एटलीस्ट पार्सली। इन अदर वर्ड्स द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन द इंसुलेटिंग पावर। तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए हम वी को बहुत स्मॉल रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इलेक्ट्रिक मीडियम कैन बी स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज फॉर एयर। अब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3.3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इनवर्स, ठीक है, वोल्ट पर मीटर इनवर्स, याद रखना सभी को, ठीक है। इस कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आप लोग याद रखोगे कितनी है, 3.6 वोल्ट पर मीटर इनवर्स, ठीक है। फॉर अ सेपरेशन बिटवीन अ कंडक्टर ऑफ अ ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर दिस फील्ड करस्पॉन्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 3 × 10⁴ वोल्ट बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। इसमें फील्ड भी बता दी कितने उसमें पोटेंशियल में होगी, वैल्यू याद रखना। Thus, for a capacitor store a large amount of charge without leaking, its capacitance should be high enough so that the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limits. Put differently, there is a limit to the amount of charge that can be stored on a given capacitor without significant leaking. In practice, a farad is a very big unit. The most common unit क्या है उनकी, 10⁻⁶ फराड, फराड में बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस आ जाएगा। पीको फराड यानी कि 10⁻⁻12 फराड, ये आप लोग याद रखना है। अब जो हमारे सिलेबस में बहुत मेन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है। और भी थे स्फेरिकल कैपेसिटर भी थे, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी थे और आपके सिंगल कैपेसिटर स्फेरिकल भी थे। ये सब काम इसलिए निकालें क्योंकि इनके लिए कुछ डिस्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी ना, जो डिस्टेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी। देखो कैसे था सिस्टम, जैसे मान लो ये स्फीयर का एक हमने यहाँ पर गोला बनाया, तो दूसरा गोला कहो तो हमको जाके चांद में बनाना पड़े, ठीक है, और तब जाके वो इतना स्टोर कर पाएगा जितना हमको ये पैरेलल कैपेसिटर बहुत आराम से कहो तो 10 मीटर की दूरी में, 10 मीटर भी बहुत ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर, मीटर निकल गया गलती से, 10 सेंटीमीटर की दूरी में उतना काम कर देगा, और इसके लिए उतनी लंबी दूरी चाहिए। इसलिए जो बेस्ट हमको शेप मिला वो हमारा कैसा शेप है,
वो हमारा शेप रहेगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपके सिलेबस में भी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्या वो थी, कमियां थी हैं, जो प्रोस कॉन्स थे उसके, किस लिए नहीं लिया गया स्फीयर वाला, तो ये रीजन बता देना। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और चार्ज बहुत कम ही स्टोर कर पाता। तो अब फिर यही वाला पढ़ा जाए जो हमारे सिलेबस में भी है। क्या नाम है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। वी फर्स्ट टेक द इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू बी वैक्यूम। पहले हम इसमें बीच में वैक्यूम रखेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होगी। बीच की डिस्टेंस जो है डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एरिया जो कैपेसिटर का वो आपका ए है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कोई पूछे तो वो सिग्मा है, ठीक है, क्योंकि अगर एरिया है तो उसमें हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब इसके आगे देखो, ये चीज़ देख लिया ना, ये फिगर देख लिया आपने इतना। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ईच प्लेट एंड डी बी द सेपरेशन बिटवीन देम। द टू प्लेट्स हैव चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू सिंस डी इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स। जो डी है वो बहुत स्मॉलर है, किससे? जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, किससे? आपकी जो एरिया है। वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ ऑन डाइलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो एज हम इसको इन्फिनाइट प्लेन शीट चार्ज करेंगे अगर उसके बीच की डिस्टेंस देखी जाए, है। तो इन्फिनाइट प्लेन शीट चार्ज हम लोग ऐसा कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों के बीच में बहुत कम होती है, प्रैक्टिकली भी कम होती है। प्लेट वन हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लेट वन की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज अपॉन एरिया। सेकंड की क्या होगी? चार्ज अपॉन एरिया, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन की, अगर हम देखेंगे रीजन अबव द प्लेट, ठीक है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन। आउटर रीजन जो वन है यहाँ पर, एक मिनट, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर कितनी होगी? तो भाई अच्छे से समझना, एक मिनट, यहाँ ई की वैल्यू कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है भाई। प्लेन शीट चार्ज के लिए इतनी होती है, आपको याद रखना है। और दूसरे के लिए भी कितनी होगी? माइनस का सिग्मा अपॉन माइनस, क्यों? क्योंकि चार्ज माइनस है दूसरे में, दोनों को मिला के जीरो हो गई, ठीक है। तो भाई इधर साइड तो जीरो होगी, ठीक है। अब अगली देखते हैं आउटर रीजन। अगर हम सेकंड में देखेंगे, अब सेकंड में देखेंगे यानी कि इधर पर, ये दिख रहा है ना, सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितनी है? यहाँ पर भी जीरो हो गई है, देखो, ठीक है। इन द इनर रीजन, अब इनर रीजन जो अंदर का रीजन है वहाँ देखो क्या खेल होगा। इन द इनर रीजन बिटवीन द प्लेट्स 1 and 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स एड अप एंड गिविंग। तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा? यहाँ से जो मिलेगी वो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, ठीक है। और वहाँ से हम दोनों को एडअप कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर ये ऐसी वैल्यू आई है। तो यहाँ से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब देखो, ये तो सबको पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, वी इंटू ई इंटू डी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखोगे तो 1 क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतनी आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो आपका क्यू है, ये क्या कहते हैं, हाँ क्यू है, क्यू की जगह हम उसकी वैल्यू रख सकते हो सी की। अब पूरा यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो लास्ट में सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सी क्यू अपॉन वी होता है, तो भाई क्यू की वैल्यू पता थी हमको ऊपर से, सी की वैल्यू यहाँ से पता चली, दोनों को रखा तो ये आ गई। अब यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं, मीडियम के ऊपर डिपेंड, शेप साइज ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि नहीं, शेप साइज और सेपरेशन, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, किसका? आपके किसका ये फॉर्मूला? ये है आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाला है हमने, एज एक्सप्रेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सब्सटेंस फॉर टिपिकल वैल्यू। अगर मान लो एक ओम एरिया को 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर मान ले, डिस्टेंस बहुत कम है तो 1 मिलीमीटर मान ले, तो क्या आंसर आएगा? तो ये आंसर मन हो तो याद रखना है, तो ना याद रखना। देखो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, उसके बाद -9 हो गया -12 की जगह। ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये तो याद ही होगी वैल्यू। एरिया देख लो 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर विच इज़ प्लेट अबाउट 30 किलोमीटर इन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। इन्फिनाइट मानी थी ना तो उसी हिसाब से आया ये, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ आपका डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा ये भी हमें देखना है, ठीक है। एक मिनट, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड डेवलप्ड इन सेक्शन 2.2, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा, लेट अस सी हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मॉडिफाइड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट। अगर इन दोनों के बीच में पहले वैक्यूम था या एयर थी, अब क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक बीच में घुसेड़ेंगे, हम देखते हैं क्या होगा।
एज बिफोर वी हैव टू लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए से ए सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी, ठीक है, दोनों का एरिया ए है और सेपरेट किया डिस्टेंस डी से, और दोनों की चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस सिग्मा है, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या था, वेयर व्हेन देयर इज वैक्यूम, तो ई नॉट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी कि नहीं, ये तो पता ही है आप लोगों को, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है, ये तो वैल्यू पता ही है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो ये जो अभी ऊपर किया वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये तब दोबारा से रिकॉल करा दिया क्योंकि अभी इसका यूज़ होगा, जो अभी हम लोगों ने 1 मिनट पहले पढ़ा वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से खेला पूरा चालू होगा। कंसीडर नेक्स्ट अ डायलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुल्ली ऑक्यूपाइड द इंटरवेनियन रीजन। एक हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया जो अंदर का रीजन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, एक समझ लो चींटी की निकलने की जगह नहीं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक इज पोलराइज बाय द फील्ड। अब डायलेक्ट्रिक पोलराइज तो होगा क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव है दूसरी तरफ से निगेटिव है, तो पॉजिटिव तरफ निगेटिव आएगा, निगेटिव तरफ पॉजिटिव आएगा, और जो डायलेक्ट्रिक जिसमें चार्ज जरा सा भी नहीं दिख रहा था उसमें चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू ऑफ द टू शीट्स एट द सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है। ये लिखा हुआ है जो इफेक्ट वो आपको समझ में आ रहा है, एट द सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल एकदम होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं कि परपेंडिकुलर, विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक देन करस्पॉन्ड टू द केस व्हेन द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज सिग्मा माइनस पी, दैट इज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है वो। अब देखो ये चीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आई है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है किसी को नहीं समझ में आई है, तो ये क्या है भाई, देखो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो हमको पता इतनी है, ठीक है। अब लेकिन उसमें जो है अच्छे से समझना भाई, कुछ अलग आ गई डेंसिटी, कुछ अलग आ गई जो पी की वजह से, जो भाई हमारा डायलेक्ट्रिक डाला उसकी वजह से, तो फॉर्मूला चेंज होगा, और फॉर्मूला जो चेंज होगा आपको बस ऐसे ऐसे लिखते चले जाना है, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो के। अब यहाँ पर देखो के क्या आ गया, अच्छे से समझना, ठीक है। फॉर अ लीनियर डायलेक्ट्रिक वी एक्सपेक्ट सिग्मा पी टू बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, ठीक है। द सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड वी कैन राइट, इसको ऐसे आप लिख सकते हो बिल्कुल ना, वे के क्या, के है आपका कैरेक्टर, आपका कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायलेक्ट्रिक, जो किसकी दिखाएगा आपकी वैल्यू, डायलेक्ट्रिक की वैल्यू दिखाएगा जो के है, और के को हम लोग कहेंगे कौन सा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, याद रखना सब लोग क्या कहेंगे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक किसकी दिखाता है, आपकी दिखाता है किसकी कैरेक्टरिस्टिक, आपके उसकी डायलेक्ट्रिक की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा डायलेक्ट्रिक इशू है, डायलेक्ट्रिक तो कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक है, फाइबर है, जिसमें मतलब चार्ज फ्री ना हो वो। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, ये याद रखना है सभी को। अब यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, अब हम जब इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो याद रखना यहाँ से हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो यहाँ से क्या हुआ, कैपेसिटेंस थोड़ा सा बढ़ ही गया, आप देख सकते हो ना, कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ गया। द प्रोड्यूस एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इज डिनोटेड बाई ई। द प्रोडक्ट ई एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ना भाई, एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन जो अगर उसके साथ के लग जाए तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट के है उसको हम लोग केवल एप्सिलॉन से दिखाएंगे जो कि मीडियम के लिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे जो के है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जो एप्सिलॉन नॉट उसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। और जो आपका ये है, ये अच्छे से देखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, है, इसमें गलती नहीं करना। और जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो जो के है वो इन दोनों का रेशियो होता है, जो भाई आपका मीडियम है और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। जो चीज़ फिक्स है वो हमेशा नीचे रहेगी, याद रखना, जो चीज़ फिक्स है, ये बहुत सारी फिजिक्स में चीज़ें आएंगी, ठीक है, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो आपको याद रखना जो चीज़ फिक्स है वो नीचे आएगी, बस इतना याद रखना। तो वैसे ही अगर कोई पूछ दे हाँ के की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो जो मेन कैपेसिटेंस है ना, जो मतलब जो अब नया कैपेसिटेंस है और जो पहले कैपेसिटेंस था उसको नीचे कर दो, जो चीज़ पहले थी उसको नीचे कर दो, बस ये ना, तो सी अपॉन सी नॉट हो जाएगा। के की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है। के है क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिपेंडेंस है उसकी किसके ऊपर, डिपेंडेंस है उसकी आपके मटेरियल के ऊपर, के की किसके, मटेरियल के ऊपर नहीं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर ना, याद रखना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत है, रेसिस्टेंस में पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस कैपेसिटर जो है वो रेसिस्टेंस का समझ लो एकदम दुश्मन है, तो जो जो रेसिस्टेंस करता था उसका जस्ट उल्टा इसमें होगा बस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इन सीरीज में आपको देखना कुछ नहीं है भाई, कुछ कैपेसिटर उनको सीरीज में लगा दिया जाएगा, ठीक है। C1 और C2 को सीरीज में लगा दिया गया, C1 C2 C3 को लगा दिया गया, जैसे N तक सीरीज में लगा दिया गया। तो इनको आपको क्या करना, अगर सीरीज में लगाया गया है,
अच्छे से समझना। तो भाई मान लो जो है पोटेंशियल जो है वो अक्रॉस द सम ऑफ द पोटेंशियल, तो अगर सीरीज में लगा हुआ है तो पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा हर उसका ना। तो अगर हम दो अलग अलग पोटेंशियल उनको जोड़ दें V1 प्लस V2 तो आपका क्या होगा, अच्छे से समझना। अगर हम पोटेंशियल को जोड़ दो तो कितना होगा V1, अच्छे से समझना, V1 अपॉन आपका कितना होगा V1 प्लस V2 होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब Q अपॉन C1 ये वैल्यू है V1 की, और Q अपॉन C2। अच्छा इसमें कोई ये तो नहीं कंफ्यूज हो रहा जो चार्ज है वो चेंज क्यों नहीं हुआ? चार्ज सीरीज में नहीं चेंज हो सकता, क्यों नहीं चेंज हो सकता? देखो चार्ज सीरीज में इसलिए नहीं चेंज होगा, अच्छे से समझना, क्योंकि चार्ज जो है वो तभी अपना ट्रांसफर सिस्टम हिलाता है जब क्या होता है, जब उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा जाए। सीरीज में वो एक ही डायरेक्शन में, तो उसको कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो V आप पोटेंशियल हर ड्रॉप के साथ, हर दूसरे चीज़ के साथ ड्रॉप के साथ चेंज होता रहता है। तो V1 और V2 हुआ, अब इनको हमने आपस में जोड़ा, तो अब C की वैल्यू जो है, C यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो नो वी कैन रिगार्ड द कॉम्बिनेशन एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर। तो यहाँ पर आपका जो है ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये शायद तक सही नहीं लिखा हुआ, मिस प्रिंट है। अगर ये Q जो है ये आपका कितना लिखा हुआ है V अपॉन क्यू, V अपॉन क्यू, अच्छा इसको नीचे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक। इसका एक देखो ये तो तरीका ये है भाई, देखो सब अपने तरीके से पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें को तो एनसीईआरटी में वैसे 90% सारी चीज़ें सही हैं। अब ये जो तरीका था इसमें ये भी तो कर सकते थे, ऐसे मान लो इसे Q अपॉन C1 लिखा है, Q अपॉन C2 लिखा है, वैसे ही अच्छे समझना, वैसे V अपॉन Q लिख सकते थे, V अपॉन Q भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, Q को उधर भेज दिया, दोनों इधर से कान पकड़ने वाली बात है केवल, ठीक है। अब C की वैल्यू जो है वो Q अपॉन V है, अभी हम लोगों ने पढ़ी, ऊपर से पढ़ी, याद होगी सबको, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया है, ये 1 अपॉन C1 C2 की वैल्यू ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी C की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन V, वो भी रखी हुई है। लास्ट में इन्होंने क्या किया, बस इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आपका ये इतना आ गया, इसमें कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, देखो थोड़ा सा फेर बदल करते हैं और दिमाग घूम जाता है। C की वैल्यू Q अपॉन V है, C की वैल्यू Q अपॉन V है, ठीक है, तो 1 अपॉन C की कितनी होगी, V अपॉन Q होगी, बस ये चीज़ उन्होंने यहाँ लिख दी, 1 अपॉन C लिख दिया, खत्म बात। वैसे अगर कोई पैरेलल में पूछेगा ये तो भाई, अब ये इन्फिनाइट के लिए अगर आ जाए तो 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 करते चले जाना, ये मतलब सीरीज के लिए अगर लाइन से आ जाए तो। अब पैरेलल के लिए क्या होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें हर अलग अलग के लिए आपका चार्ज चेंज होगा, तो वैल्यू लिखनी है अलग अलग के लिए, और लास्ट में आप ऐड करोगे V सबका कट जाएगा ना, और C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लास्ट तक आपका ये ऐसे जाएगा, देखो एक मिनट ऐसे जाएगा, ठीक, ये चीज़ समझ में आई? ये बस इसमें इतना ही है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ये भी देख लो, एनर्जी तो भाई आरामी से फॉर्मूला निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो ये इन्होंने वो वाला सॉल्व करके सिस्टम बनाया है पूरा, देखो ये जो है आप समझ सकते हो इसमें क्या है, अच्छे समझना, ये डेल एल लगाया है, इससे कंफ्यूज मत होना भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, स्मॉल चार्ज के लिए कितना V मल्टीप्लाई में डेल क्यू है, ठीक है, V की वैल्यू Q अपॉन C लिखी है, ठीक है, ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया इन्होंने इतना, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया, शुरुआत में इतना जीरो था, बाद में कैपेसिटर के साथ Q हो गया, सॉल्व करके लास्ट में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। भाई अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं करना आता तो कहो तो वो भी समझा दिया जाए भाई, Q जो होता है वो x होता है, और x का जो इंटीग्रेशन होता है x से अगर x की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x n+1 अपॉन n+1, तो वही चीज़ यहाँ पर की है, लास्ट में सॉल्व करके इसकी वैल्यू आई है Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q स्क्वायर अपॉन 2C, चलो ठीक, हाँ समझ में आ गई कितनी वैल्यू आई है। अब ये वन अपॉन हाफ CV स्क्वायर कैसे आया, अरे वैल्यू थोड़ी सी धर के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा भाई। देखो Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, CV का स्क्वायर लिख सकते हो, C स्क्वायर V स्क्वायर, और नीचे से एक C कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और वैसे आप यहाँ पर इसको कैसे करना है ये आप दिमाग लगा के कर सकते हो, ये भी आराम से दिमाग लगा कर सकते हो, सोचो देखो कैसे होगा, QV कैसे आएगा, केवल वैल्यू पुट करनी, जिसको फॉर्मूले याद है वो आराम से कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ तो एकदम सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, इसमें वैल्यू आप डालोगे तो दूसरे फॉर्म में ऐसे आ जाएगी, ठीक है, तो उसमें तो कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। अब चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं, ठीक है। जितना पढ़ा, कल पढ़ा आज पढ़ा, उसकी आज समरी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। यही तो एनसीईआरटी में अच्छा होता है, लास्ट में सारा रिकॉल करवा देती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब भाई वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में उसका काम हो जाता है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स
इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल फोर्स से हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था सेम है। इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। पॉइंट आर से अगर आप पॉइंट पी में लाओगे तो भाई उसमें जो वर्क होगा वो हमेशा अपोजिट होगा एक्सटर्नल फोर्स के ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा, या फिर अपोजिट जो फोर्स है किसका, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा। इधर से उधर से बात एक की है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ये वैल्यू होती है, सभी को याद रखनी है। के क्यू भी इसको लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर ना, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये दूसरी वैल्यू पोटेंशियल की जो है, ये पोटेंशियल, अच्छा हाँ, ये पोटेंशियल की वैल्यू इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ना। अच्छा पोटेंशियल जो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, चलो तो लिखा है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी तक जो हमारे टीचर या कोई भी है वो जल्दी तक वेक्टर क्वांटिटी में नहीं बताता, और आपने देखा भी अभी एनसीईआरटी में आगे वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख दिया। अगर कोई पूछ दे कि वेक्टर फॉर्म लिखो तो ऐसे लिख देना। ये बहुत सारे दिए हूँ उसके लिए, ये ना बहुत सारे दिए हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बात कर ही चुके हैं कि भाई अगर एक सरफेस खींच दी जाए उसके हर जगह पोटेंशियल सेम हो तो इक्विपोटेंशियल, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर केवल ना, आर स्क्वायर तो फोर्स का हो जाएगा। ये आपका किसका है, ये किसके लिए आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई जीरो इन द इंटरनल कंड ऑफ कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड गिवन बाई, है ना, आउटसाइड जो बता रहे हैं इसकी वैल्यू ये होती है, आपको याद रखनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है हम लोगों ने अभी पढ़ी है, आपको याद रखनी है। यूनिट क्या होती है, फराड होती है ना। अगर कैपेसिटेंस डाल दिया जाए तो वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी, के सी नॉट हो जाएगी। कैपेसिटेंस बता रहे हैं डायलेक्ट्रिक, अगर सीरीज में देखा जाए तो वैल्यू ये होती है, और पैरेलल में देखा जाए तो वैल्यू ये होती है। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ क्या है, कुछ आपको याद नहीं है। ऐसे पोटेंशियल की जो डायमेंशन है बिल्कुल याद रखना, क्या है, m1l² t-3 a की पावर -1 यूनिट होती है v, ठीक है। सिंबल आपका 5 भी है या फिर v है। कैपेसिटेंस क्या है, m-1l² l-2 t-4 a², फराड होती है यूनिट। और ये आपका किसका है, ये पोटेंशियल का होगा ना, पोलराइजेशन का, l-2 at सेंटी कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट कोई भी हो डायमेंशन लेस ही होगा। ये पॉइंट्स आप खुद अपना पढ़ सकते हो ना अच्छे से, जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। और हाँ, एक्सरसाइज आप लोगों को अब लगानी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कितने होंगे देखो, बहुत केवल 11 क्वेश्चन है, ये आराम से लगा सकते हो। और अगर किसी को डाउट आए तो बताना, अगर बहुत सारे कमेंट आए कि इसका भी लेक्चर बनाना होगा, क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन का, तो उसका भी हम लोग बनाएंगे। या तो कल से क्या होगा, आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसके कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, पहला वाला वीडियो भी देखना, ये वाला तो देख ही लिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, केवल कमेंट कर लेना, आपको जवाब जरूर मिलेगा। कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी डाउट हो, जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, उनका भी बहुत फ़ायदा हो। और आप जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फैलेंगे तो पढ़ाने में और भी अच्छा लगता है। और आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।